श्यामलाल एक कार मैकेनिक था। हाईवे पर उसका एक गैराज था। हाईवे पर आती जाती गाड़ियों को एक पल में ही वो ठीक कर देता था। श्यामलाल के दो बच्चे थे, नितिन और जतिन। नितिन और जतिन हमेशा झगड़ते रहते थे। उन दोनों की लड़ाई से उनकी माँ बीना और श्यामलाल हमेशा परेशान रहते थे। एक दिन नितिन और जतिन का झगड़ा हो जाता है। अरे जतिन, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मेरी चीजों को हाथ मत लगा, फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरी घड़ी पहन ली? अरे क्या हुआ? क्या घड़ी पे तुम्हारा नाम लिखा है क्या? देख, तू मुझसे छोटा है, मुझसे ज्यादा बहस करने की कोशिश मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो क्या कर लोगे? मारोगे? यूं जतिन अपने बड़े भाई की ओर बढ़ता है। उसी वक्त श्यामलाल और बीना उन्हें रोकते हैं और श्यामलाल कहता है, अरे तुम दोनों अब बच्चे नहीं हो जो बात बात पर झगड़ा करते रहोगे। अरे तुम दोनों अपना ना सही, कम से कम हम दोनों का तो ख्याल करो। श्यामलाल की ये बातें सुनकर दोनों गुस्से से वहां से चले जाते हैं। तब बीना कहती है, अरे बच्चों, नाश्ता तो करके जाओ। दोनों अपने माँ की बात को अनसुनी करके वहां से चले जाते हैं। श्यामलाल भी अपने गराज चला जाता है। श्यामलाल गराज में काम कर रहा था, लेकिन उसके मन में अपने बच्चों की ही चिंता खाए जा रही थी। वो सोच में पड़ जाता है कि कैसे उन दोनों के बीच के तनाव को दूर किया जाए कि तभी उसे एक ख्याल आता है। वो अपने बच्चों को गराज में बुलाता है। क्या बात है पिताजी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? देखिए पिताजी, मेरे पास भी टाइम नहीं है, जल्दी बताइए क्या बात है। अरे थोड़ा सब्र करो, बताता हूँ। देखो, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं कि मैं कितने दिन तक काम कर पाऊंगा। मैं अपनी जायदाद और अपना ये गराज तुम दोनों के नाम कर देना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम दोनों को मेरा एक काम करना होगा। अपने पिता की ये बात सुनकर दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। क्या काम है? जल्दी बताइए, मैं यूं कर दूंगा। अरे पिताजी, ये क्या करेगा? आप मुझे बताइए, मैं कर दूंगा। इसे तो अपने लफंगे दोस्तों के साथ वक्त मिले तब ना। हाँ हाँ, इसके दोस्त लफंगे हैं, ये तो सभी जानते हैं। यूं वो दोनों फिर से झगड़ा करने लगते हैं। श्यामलाल गुस्से से कहता है, अरे बस करो अपनी तू मैं और कान खोल कर सुनो। वो बाहर जो दो कार्स खड़ी है, उन्हें तुम दोनों को एक करना होगा और एक साथ चलाना होगा। अगर तुम दोनों इस काम में नाकामयाब हुए तो मैं तुम दोनों को अपनी जिंदगी से ही नहीं बल्कि अपनी जायदाद से भी बेदखल कर दूंगा। ये सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। अरे पर दो कार्स एक कार में कैसे बदल सकते हैं पिताजी? जायदाद चाहिए तो ये करके बताओ, नहीं तो दोनों अपना अपना रास्ता नापो। ये कहकर श्यामलाल वहां से चला जाता है। लगता है उम्र के साथ साथ पिताजी का दिमाग भी सठिया गया है। भला दोनों कारों को एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं? हाँ, सही कहा। वैसे पिताजी को मुझ पर बहुत भरोसा है, इसलिए ऐसा चैलेंज दिया है उन्होंने मुझे। अच्छा, तेरे कहने का मतलब है कि मैं ये नहीं कर सकता। अब तू देख मैं कैसे करके बताता हूँ। दोनों काम पर लग जाते हैं। दोनों कार्स को दो अलग अलग हिस्सों में काट देते हैं। देख, तू अपनी कार के पीछे का हिस्सा मेरी कार से जोड़ दे। मैं बड़ा हूँ तो स्टीयरिंग मेरे कार में होगी और कार भी मैं ही चलाऊंगा। अरे तू भूल गया कि पिताजी ने क्या कहा था? हम दोनों को एक साथ ये कार चलानी है। हाँ हाँ, तो क्या? इसका मतलब तो साफ है कि गाड़ी की भी दो स्टीयरिंग होनी चाहिए, तभी तो हम दोनों मिलकर एक साथ चलाएंगे। यूं वो दोनों थोड़ी देर चुप हो जाते हैं और फिर अपने अपने हिसाब से कार को जोड़ देते हैं और अपने अपने हिस्से का रिस्टोरेशन कर देते हैं। कार बहुत ही अजीब लग रही थी और बहुत ही अनोखी। श्यामलाल वो कार को देखकर आश्चर्यचकित होता है। पिताजी, कार का मेरा हिस्सा एकदम परफेक्ट है। हाँ पिताजी, मेरा हिस्सा तो डबल परफेक्ट है। हाँ, दिख रहा है तुम दोनों ने सच में बहुत मेहनत की है। अब तुम दोनों एक साथ इस कार को चलाकर बताओ। नितिन और जतिन एक साथ कार में बैठ जाते हैं। कार में दो स्टीयरिंग थे, एक आगे की ओर एक पीछे की ओर। दोनों एक साथ कार को स्टार्ट करते हैं। दोनों भी फ्रंट गियर डालते हैं।
और गाड़ी को तेज करते हैं। गाड़ी ना आगे जा रही थी और ना ही पीछे। दोनों परेशान हो जाते हैं और थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं और सोच में पड़ते हैं। कुछ देर के बाद दोनों को समझ आता है कि गाड़ी को कैसे चलाना है और वो दोनों मिलकर कार को चलाते हैं। जतिन रिवर्स गियर डालता तो नितिन फ्रंट गियर। यूं दोनों कार को अच्छे से चलाते हैं। जहां नितिन फंस जाता था वहां जतिन नितिन का साथ देता था और नितिन को जतिन, यूं दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए कार को बहुत ही अच्छे से चलाते हैं और इसी दौरान दोनों के बीच एक अच्छी सी बॉन्डिंग बन जाती है। वो दोनों कार को रोककर श्यामलाल के पास जाते हैं। नितिन भैया ने तो कमाल कर दिया, मजा आ गया कार चलाकर। अरे छोटू, तू भी तो कुछ कम नहीं है। अगर तू नहीं होता तो इस कार को चलाना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। हम दोनों की झगड़े की वजह से आपको और माँ को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। आज के बाद हम कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। इस तरह दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। यह देख श्यामलाल खुश हो जाता है। उस दिन के बाद जतिन और नितिन हमेशा मिलजुल कर रहने लगे। लॉक ब्रिज गोल्डन ट्रैक्टर चोरी। गांव में अमन और पवन दोनों बातें कर रहे थे। अरे पवन, सुना है कि कल ऊपरी इलाके में तेज बारिश हुई। हाँ रे, अब तो नदी में बाढ़ आ जाएगी और हमें आने जाने के लिए वही जोखिम वाला उपाय करना पड़ेगा। लेकिन पता नहीं कब नदी पर पक्का पुल बनेगा, कब तक हमें यूं लकड़ी का इस्तेमाल करके नदी पार करनी पड़ेगी। वो दोनों ऐसी बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ सरपंच जी आते हैं। वे उन दोनों की बात सुनकर कहते हैं, मैं आज ही कलेक्टर ऑफिस गया था और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार हमारी गांव के पुल के लिए मंजूरी जरूर मिलेगी। आपने तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई सरपंच जी। नदी के ऊपर 2 लकड़ियों के ऊपर से जाना मतलब जान पर खेलने जैसा है। दरअसल गांव वाले नदी पार करने के लिए नदी पर 2 बड़ी लकड़ियां डाल कर रखते थे ताकि समय में वो काम आए। लेकिन अब पुल की बात सुनते ही सारे गांव वाले बड़े खुश हो गए थे। उसी गांव में धनिक सोहनलाल रहता है जिसने बहुत काला पैसा जमा किया हुआ था। एक दिन वो अपने घर में था कि उसे एक फोन आता है। क्या कहा? मेरे घर पर इनकम टैक्स वालों की रेड होने वाली है। ओके, थैंक यू मुझे बताने के लिए। सोहनलाल तुरंत अपने काले पैसों को इकट्ठा करता है और उन पैसों से एक गोल्डन ट्रैक्टर बनवाता है ताकि इनकम टैक्स ऑफिसर को कुछ ना मिले। उस गोल्डन ट्रैक्टर को देखकर सोहनलाल कहता है, अच्छा हो गया, समय रहते सारे पैसे इस गोल्डन ट्रैक्टर बनवाने में चले गए। अब इसे कहीं दूसरी जगह पर छुपा के रख देता हूँ। अब आने दो कल इनकम टैक्स ऑफिसर को। पूरा घर ढूंढने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। सोहनलाल अपने गोल्डन ट्रैक्टर को अपने पुराने घर में छुपा देता है। दूसरे दिन इनकम टैक्स ऑफिसर सोहनलाल के घर आकर छानबीन करते हैं। घर के कोने कोने को वो अच्छे से देखते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। तब ऑफिसर कहता है, एक ना एक दिन तुम्हें तो हथकड़ी जरूर लगेगी। ये बात सुनकर सोहनलाल कहता है, अरे तब की तब देखते हैं, पर अभी मेरे घर से निकल जाओ। उस दिन इनकम टैक्स वाले ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। सोहनलाल भी बच जाता है। वो बहुत ही खुश रहता है। उस रात गांव में रंगा और बिल्ला नाम के 2 चोर आते हैं। वो पहले सोहनलाल के पुराने घर में जाते हैं। वहाँ पर गोल्डन ट्रैक्टर देखकर रंगा कहता है, अरे बिल्ला देख, गांव में घुसते ही खजाना हाथ लग गया। इस गोल्डन ट्रैक्टर से हमें अब चोरी नहीं करनी पड़ेगी। हम तो आराम की जिंदगी बिताएंगे। अरे हाँ रंगा, अब हम बातों में ज्यादा समय नहीं बिताएंगे। चलो इस ट्रैक्टर को लेकर पिछले रास्ते से निकलते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों गोल्डन ट्रैक्टर चुरा लेते हैं। लेकिन वो नदी के रास्ते से जाते हैं। उन दोनों को कुछ पता नहीं था कि नदी पर तो कोई पुल नहीं है बल्कि नदी उन 2 लकड़ियों पर से चलकर पार करनी होगी। वो दोनों गोल्डन ट्रैक्टर को चुरा लेते हैं। उसी वक्त सोहनलाल वहाँ आता है और अपने ट्रैक्टर को वहाँ ना पाकर दुखी होकर कहता है, ये क्या, मेरी सारी जिंदगी की कमाई किसने चुराई? इनकम टैक्स ऑफिसर से छुपा कर यहाँ रखा था मेरा गोल्डन ट्रैक्टर। ऐसा कहकर वो रोने लगता है। रोते रोते वो अपने गोल्डन ट्रैक्टर को भी ढूंढने लगता है। वो अपने साथ कुछ गांव वालों को नदी की तरफ लेकर जाता है। रंगा और बिल्ला आगे जाते जाते नदी तक पहुंचते हैं। तब रंगा कहता है, अरे बिल्ला, ये क्या, अब हम आगे कैसे जाएंगे? पर रंगा, अगर हम आगे नहीं गए तो पीछे गांव वाले नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम इस लकड़ियों से गोल्डन ट्रैक्टर को चलाकर निकालो।
गांव वालों के डर से रंगा नदी के लकड़ियों पर ट्रैक्टर बड़ी संभाल कर चलाने लगता है। तब सोहनलाल पुलिस को भी खबर देता है। पुलिस नदी के दूसरी ओर आकर खड़े हो जाते हैं। तब बिल्ला कहता है, अरे रंगा, आगे पुलिस वाले और पीछे गांव वाले, हम ऐसे बीच नदी पर, वो भी लकड़ियों में, अब तो हम मारे गए समझो। उन दोनों के पास कोई चारा नहीं रहता। वो धीरे धीरे गोल्डन ट्रैक्टर चलाते हुए नदी को पार कर लेते हैं और पुलिस उन्हें पकड़ लेते हैं। पर उस वजह से गोल्डन ट्रैक्टर के मालिक सोहनलाल से भी अच्छे से पूछताछ करती है। सोहनलाल का सारा काला धन उस गोल्डन ट्रैक्टर में लगा हुआ है। ये बात पुलिस समझ जाती है और सोहनलाल को भी हथकड़ी पहनाकर जेल भेजा जाता है। ये बात गांव में फैल जाती है। तब अमन कहता है, अरे वाह, आज तक इस पुल की वजह से हमें तकलीफ होती रही, लेकिन आज देखो, चोर के साथ साथ सोहनलाल को भी पकड़वा दिया इस पुल ने। सरपंच कहे मुताबिक नदी के पुल का काम शुरू हो जाता है। कुछ ही दिनों के अंदर नदी का पुल बनकर तैयार होता है, जिस वजह से सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं।